वेलकम अगेन बच्चों। तो हम लोग अब रिफ्लेक्शन के पार्ट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जांपल है, बुक उठा लीजिए देख लीजिए। उसमें कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं, बहुत सारा चीज़ होता है जिसमें कि हम लोग का जिसमें है आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर डिपेंडेंट होता है और जिसको ऑप्टिकल केबल कहते हैं। और उसके साथ ही एंडोस्कोपी में जो केबल इस्तेमाल किया जाता है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पेरिस्कोप होता है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारा इक्विपमेंट है जो उससे बेस्ड पर बनता है। तो वो थोड़ा सा आप लोग देखें, है ना। हम एक चीज़ और अभी हम लोग देखें, रिलेशन बिटवीन एपरेंट एंड रियल डेप्थ। रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, ये क्या मसला है। आप पानी से भरे किसी टब में, पानी से भरे किसी टब में अगर मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है, अगर एक कॉइन यहाँ पड़ा होगा तो आप अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको कॉइन ऊपर दिखेगा या इसका डेप्थ ही कम दिखता है। पानी की जो तल्ली होती है वो आपको ऊपर दिखता है, एक्चुअल में पानी ज़्यादा होता है जितना कि वो लग रहा होता है ना। देखने में कम लगता है लेकिन होता ज़्यादा है। इसके पीछे का कारण है रिफ्रैक्शन। चूँकि जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल लाइन हो गया। यहाँ से जो रे निकलेगा, जो नॉर्मल निकलेगा वो नॉर्मली पास आउट हो जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। और जो ऑब्लिक निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ आने के बाद ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। अच्छा, ये हम क्या लिख देते हैं, आर की आई से कोई ज़्यादा बहस नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा, ऐसे सीधे ना निकल करके बेंड हो जाएगा। बेंड हो जाएगा तो होगा ये कि ये चीज़ आपको, ये सिक्का यहाँ दिखेगा तो एक्चुअल डेप्थ तो ये है और जो एपरेंटली वो दिखेगा जिस लेवल पर वो ये है। तो H इज़ द रियल डेप्थ, H डैश इज़ द एपरेंट डेप्थ, है ना। H डैश इज़ द एपरेंट डेप्थ। हाँ, चलिए नाम दे लेते हैं, इसको M नाम दे देते हैं, O नाम दे देते हैं, M नाम दे देते हैं, P देते हैं, P डैश दे देते हैं। ये R एंगल और ये I एंगल अगर इसको हम कहें, है ना। अरे सॉरी, इसको I नहीं कहेंगे बेटा, इसको I कहेंगे। तो आई एंगल अगर ये है, आर ये है, तो अल्टरनेट इंटीरियर आर ये होगा, आई ये है ना, आई ये है। तो ऐसे सिचुएशन में इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या होगा, आई होगा। ये आई और ये आई, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के होने के कारण, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण, है ना, ये आई हो जाएगा। ठीक है जी, है ना। अब ऐसे सिचुएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फर्स्ट मीडियम ये सेकंड मीडियम के हिसाब से चलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ21 जो होगा वो आपका साइन आई टू साइन आर होगा, साइन आई टू साइन आर होगा, ठीक, साइन आर होगा। अब जरा सा साइन आई को देखिए, साइन आई की वैल्यू यहाँ से देखें तो साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ एम अपॉन, यहाँ इस पॉइंट को ओ कह रहे हैं, ओपी डैश, ओपी डैश, है ना। और साइन आर की बात करें तो ये ओ एम अपॉन ओ पी होगा, ठीक है। ओ एम अपॉन ओ पी नहीं भैया, एम पी डैश होगा, एम पी डैश और एम पी होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलिए, अब अगर साइन आई और साइन आर को वहाँ रख दें इसकी वैल्यू को, तो ये एम पी अपॉन एम पी डैश आएगा, ठीक है। अब एक बात इसमें निकल करके आती है, वो क्या
ये M पॉइंट यहाँ तो O से हम काफ़ी दूर पर दिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये M पॉइंट होता यहाँ है काफ़ी क्लोज, मिलीमीटर में। ये जो डिस्टेंस हम होता है जिसमें व्यू हम कर रहे होते हैं किसी भी टैंक में या पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है, काफ़ी छोटा होता है। तो ये क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है, क्लोज होता है। जब ये काफ़ी क्लोज होता है तो अब यहाँ से ना देख करके, ये तो फिगर दिखा रहे हैं ताकि बड़ा सा फैला करके ताकि सब कुछ दिख सके। तो MP डैश या OP डैश में कोई फ़र्क नहीं है, MP में और OP में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो सिंस M इज क्लोज टू O, तो MP को OP यानी H कह सकते हैं और MP डैश को OP डैश यानी H डैश कह सकते हैं। तो अब देखने वाली बात क्या हो जाएगी कि μ21 जो कह रहे हैं, है ना, μ21 जो कह रहे हैं, तो μ21 में आपका MP के बदले क्या डल जाएगा, H, और MP डैश के बदले H डैश। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का ये रिलेशन बन करके आता है। ठीक है जी, ये रिलेशन निकल करके आता है किसमें, रियल और एपरेंट डेप्थ के सिचुएशन में। तो जो फार्मूला हम लोगों ने μ21 का लिखा था, क्या क्या लिखा था वो मैं ज़रा बता दूँ। हम लोगों ने लिखा था sin I बाई sin R, साथ में V1/V2, साथ में λ1 बाई λ2। अब एक डाल लीजिए रियल अपॉन एपरेंट डेप्थ, और एक और डालिए। अब हम आपको बताते हैं वो क्या, नहीं यही तो हाँ हो गया, और कुछ नहीं, ठीक है। और हाँ एक और डालना है, μ21 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये आपका μ2 n2, म्यू या n जो भी लिखिए, म्यू लिख दिए, म्यू लिखिए, n लिखना है n लिखिए, जो भी लिखिए, n21, इसमें n1 अपॉन n2, ऐसा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, है ना। क्या क्यों लिख सकते हैं जरा से देखिए, n1 0 2 0 0 हटा करके बोल रहे हैं। n1 की बात करें तो c अपॉन v1, n2 की बात करें तो c अपॉन v2, और n1 बाई n2 बाई n1 होगा, सॉरी हाँ। तो अगर n2 को n1 से डिवाइड कर दीजिए तो ये v1 बाई v2 होगा। तो v1 बाई v2 आपका n2 बाई n1 के बराबर हो जा रहा है। तो ऐसे में n21 इजकल टू n2 बाई n1 आप कह सकते हैं। एक और है इसमें, और अब जरा देख लीजिए कि if n2 is the relative index of second medium, n1 is the n2 is the absolute refractive index of second medium, absolute, n1 is the absolute refractive index of first medium, then relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 का इनका रेशियो n2 बाई n1 हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने सारे कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, 1 2 3 4 5, ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रियल एपरेंट डेप्थ बहुत सारा इस्तेमाल में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एक जगह 1/2 1/2 2 1 है तो 1/2 1/2 1/2 होता है, लेकिन आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेंस में ये उल्टा हो जाता है, n2 बाई n1 आ जाता है। ठीक है, ओके। रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस हम लोग देखें, उसके लिए कोई फार्मूला भी हम लोग बनाएं। ठीक है, तो चलिए ये वो स्फेरिकल सरफेस है जो क्या कर रहा है, आर रेडियस का है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल मान लीजिए, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है,
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहाँ है, सेंटर है इसका, P इसका पोल है, ये वो कर्व सरफेस है, ठीक। और ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। और आपका ए बी नाम दे दीजिए, ए बी कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस सेपरेटिंग, separating two mediums of relative refractive index, refractive index N2 ऐसा लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ले ले रहे हैं, ठीक। अब इससे एक रे जो पोल के थ्रू जाएगा यानी नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो वो सेंटर की तरफ सीधे सीधे चला जाएगा, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एक जो ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा, कहानी इससे स्टार्ट होगी। तो सेंटर से इसको मिलाइए इमेज फॉर्मेशन के में स्फेरिकल सरफेस से। हमेशा से पिछले वीडियोस में भी, रिफ्लेक्शन में भी हमने बताया था कि सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, वही नॉर्मल लाइन हो जाएगा, वही नॉर्मल लाइन होगा। तो ये बन गया आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो क्या होगा, ये जो निकलेगा ये सीधा ना जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, मतलब बेंड हो जाएगा, किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ, यानी कि ये इधर बेंड हो जाएगा और कहीं ना कहीं जा करके यहाँ पर ये रिकम्बाइन करेगा। तो यहाँ पर ये इमेज बन जाएगा आई, ये हो गया एंगल आर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अल्फा ऑब्जेक्ट पर का विजुअल एंगल, बीटा इमेज पर का और गामा सेंटर पर का एंगल हम लेकर के चलते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या होगा, इसके लिए एक रिलेशन डिराइव करना चाहते हैं और देखिए वो कौन सा है। देखिए म्यू की वैल्यू होती है साइन आई बाई साइन आर। ये पॉइंट जो भी है एम नाम दें, एम पी के काफ़ी क्लोज होता है, सिंस एम ए वेरी क्लोज टू पी, तो आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, आई एंड आर वेरी स्मॉल। तो साइन आई को लिटरली आई और साइन आर को लिटरली आर लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा फॉर स्मॉलर एंगल ऑफ स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा। तो म्यू की वैल्यू आई बाई आर, तो आई इजकल टू म्यू आर। अच्छा ये म्यू ऐसे ना लिखें, N21 लिखिए, N21 लिखिए, तो I इजकल टू N21 R, ऐसा हम लोग लिख पा रहे हैं, ठीक है जी। ऐसा लिखने के बाद हम लोग क्या होगा, जरा सा कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और ट्रायंगल की वो प्रॉपर्टी कौन सी है वो जरा सा देखिए। अगर आप हम लोग इस M पॉइंट को लेते हैं तो MOI, ट्रायंगल MOI में देखें तो I इज द एक्सटीरियर एंगल, I इज द एक्सटीरियर एंगल एंड अल्फा एंड बीटा आर द इंटीरियर एंगल्स। तो I इजकल टू अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। ट्रायंगल MOI में देखते हैं। और अगर हम लोग किस में देखें, अगर हम लोग ठीक है, और अगर हम लोग किस ट्रायंगल में देखें,
ये R है, I इक्वल्स टू, बिल्कुल ठीक है, नहीं अल्फा प्लस गामा ना हो जाएगा, MOC में देखना होगा भैया, MOC में देखेंगे तो I एक्सटीरियर एंगल होगा, मिस्टेक हो रही थी, हाँ बिल्कुल ये लाइन है पीछे की तरफ है, MOC में अल्फा प्लस गामा आने वाला है। और दूसरा ट्रायंगल अगर हम लोग देखते हैं वो है MR, ठीक है, वर्टिकली I और गामा एक्सटीरियर एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, ये R है, अरे राम R गलत जगह पड़ा हुआ था यार, मैं तब से कंफ्यूज, R एंगल ये होगा ना, नॉर्मल के साथ में एंगल बनता है, R गलत जगह डल गया था, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वही गड़बड़ हो रहा था। अब आप देखिए MIC में, ट्रायंगल MIC में आते हैं, गामा इज द एक्सटीरियर एंगल, तो गामा इजकल टू R प्लस बीटा, तो R इजकल टू गामा माइनस बीटा। अब इस रिलेशन में I इजकल टू N21R, I इजकल टू N21R में I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा और R की वैल्यू गामा माइनस बीटा को क्या किया जाए, रख दिया जाए, ठीक, रख दिया जाए, और तब अल्फा आर्क अपॉन रेडियस MP अपॉन OP, गामा MP अपॉन PC, N21, गामा MP अपॉन PC, बीटा MP अपॉन PI, MP ऊपर से हट जाएगा, 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC इक्वल्स टू N21, 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI, ठीक है। अब OP क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन माइनस U, ठीक है। PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस R, PI क्या है, इमेज पोजीशन प्लस V, इनको रख दिया जाए, OP में -1 अपॉन U, PC में 1 अपॉन R, N21 PC में 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन V, ठीक है। अब कुछ स्लाइड टर्म को एक साइड में लाइए, है ना, इसको इधर ले जा रहे हैं, इसने इसको इधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, तो 1 अपॉन V, N21 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, N21 अपॉन R माइनस N21 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R, ऐसा होगा। इसमें से 1 अपॉन R को अगर LCM ले लेते हैं तो N21 माइनस 1 अपॉन R ये हो जाएगा, तो N21 माइनस 1 अपॉन R इजकल टू N21 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। अब इस रिलेशन में जो N2 बाई N1 रख दिया जाए, N2 बाई N1 रख दिया जाए, या ऐसे कहें N1 से मल्टीप्लाई कर दें, N21 इंटू N1 से मल्टीप्लाई कर दे तो N2 बनता चला जाएगा। N1 मल्टीप्लाई करें, N1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा N2, N1 इंटू 1 N1 बाई R, N21 में N1 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा N2, और N1 1 में मल्टीप्लाई होगा तो N1 अपॉन U। ये बन गया रिफ्रैक्शन फार्मूला। इस फॉर्म में हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्म में कम, लेकिन बुक में ऐसा रिलेशन दिया हुआ है तो इसी को आप लोग दोनों में से दोनों ही ध्यान रखना होगा। किसके लिए? रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल
सरफेस के लिए। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारे लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला। अब इसका इस्तेमाल क्या है वो लगे हाथ हम लोग देखेंगे भी, है ना, लगे हाथ इसका यूज़ भी हम लोग देख ही लेंगे। ठीक है जी। 9.5 का एक एग्जाम्पल है NCERT का, 9.5 का NCERT में आ जाइए, है ना, जो लोग बुक नहीं खोले वो बुक खोल के देख लेंगे। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एंड फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 and radius of curvature 20 centimeter. The distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. Object position 100 centimeter. At what position the image is formed? तो ये सब हम लोग ले लिए। ठीक है, ओके, ले लिए। लेने के बाद अब अपना फार्मूला जो है N21 - 1 अपॉन R इक्वल टू N21 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ये चीज़ दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 N21, है ना, N21 1.5 बाई V तो पता करना है, माइनस 1 अपॉन U का मतलब माइनस 1 अपॉन 100 आ गया। ठीक है, ये तो 0.5 बाई 20 0.1 अपॉन 40 हो गया। ये आ गया माइनस 1 अपॉन 100 1.5 बाई V। फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, 40 और 100 का एलसीएम हो जाएगा 200 तो 5 माइनस 2 1.5 बाई V, हाँ 1.5 बाई V, तो 5 माइनस 2 दैट इज़ 3 अपॉन 200 और 1.5 का मतलब 3/2, तो 3/2 का मतलब 3/2 भी होगा, 3 कैंसिल हो गया, तो 2V इक्वल टू 300, तो V इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो इमेज फॉर्मेशन इसका कहाँ पर होगा, 150 सेंटीमीटर पर। जो देख रहे थे ना कि भैया यहाँ रखेंगे, है ना, तो यहाँ पर आप मैंने 100 सेंटीमीटर पर इसको रखते हैं, तो ये बनता कहाँ पर है, 150 सेंटीमीटर पर, 150 सेंटीमीटर पर बन रहा है। किसका, इसका इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, तो ये एक न्यूमेरिकल, हालांकि इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी बनते हैं, उसको धीरे धीरे हम लोग देखेंगे भी। अब जरा सा लगे हाथ लेंस मेकर फार्मूला भी बना ले, लेंस मेकर फार्मूला भी देख ले, लेंस मेकर फार्मूला देख ले। ओके, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला दोनों, लेंस फार्मूला और लेंस मेकर फार्मूला, ये दोनों ही हम लोग देख लें। क्या है लेंस, क्या होता है लेंस, सराउंडेड बाय वन कर्व और वन प्लेन, और या वन कर्व बाय बोथ साइड कर्व। ठीक है, दोनों साइड क्या हो, कर्व हो, वन कर्व और वन प्लेन या बोथ साइड कर्व, ऐसा हो। ठीक है, ऐसा हो, तो उसमें हम नाम दे रहे हैं, एक सरफेस है AB जो कर्व है, दूसरे साइड का नाम दे रहे हैं CD। रेडियस ऑफ AB को R1 ले रहे हैं और रेडियस ऑफ CD को R2 ले रहे हैं। ठीक, ये इसका पोल है। ठीक, अब जरा सा देखिएगा, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे चला, यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ आया, जो पोल के थ्रू गया वो सीधा अपना आगे की तरफ बढ़ जाएगा। जो यहाँ आया, अगर ये सीधी सरफेस नहीं होता, पूरा का पूरा ऐसा होता जैसा कि अभी इसके पहले के एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ से ऐसा बेंड करता और इसका इमेज फॉर्म करता यहाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, चूँकि इसमें ये जो है सो
हाँ, ये सरफेस CD ने बीच में उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो अब इसका फिर से रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल इमेज बन गया इसे कह ले रहे हैं हम लोग U, इसे कह फाइनल इमेज चूंकि यहाँ बना है इसलिए इसको कह रहे हैं V और इसको कह ले रहे हैं V डैश। ठीक है जी, इसको कह ले रहे हैं V डैश। तो फॉर AB सरफेस के लिए जाते हैं तो O ऑब्जेक्ट होगा और I डैश इमेज होगा। चलिए, तो आप अपना N21 -1 अपॉन R1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव ले, ठीक है, इक्वल टू N21 अपॉन V डैश -1 अपॉन U। ठीक है, क्योंकि इसके लिए इमेज I डैश है तो B डैश इसके लिए इमेज होगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फॉर CD सरफेस O ऑब्जेक्ट नहीं, अब ये I डैश ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, चूंकि ये रे आपका इस रे का इमेज बना रहा है। ये रे वर्चुअली है कहाँ से, आ कहाँ से रहा है, मतलब ये जो O का इमेज I डैश पर बनता, इसी का इमेज ये I पर बन रहा है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, O का इमेज जो I डैश पर बनता है, इसी का इमेज फिर से क्या बन रहा है, I पर बन रहा है। तो I डैश इज द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, वर्चुअल। मैं पिछले जो लोग हमारे रेगुलर देख रहे हैं उनको बताए होंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल स्टेटस हो सकती है। तो I डैश जो बनता है, तो I डैश ही इसका क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो I डैश ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और I इमेज की तरह। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी ये होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1 मीडियम, सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम, अब 2μ1 होगा, है ना, माने n 2μ1 या n12 कह सकते हैं, n12 -1 अपॉन कितना, इसका R2 लेंगे। ठीक है जी, R2 लेंगे। क्यों R2 लेंगे, R2 लेंगे और वो भी लेंगे माइनस लेंगे। मैं प्लस लेगा, हाँ, इक्वल्स टू R2 लेंगे और लेंगे तो R2 ही, तो बाद में अपने माइनस प्लस होता रहेगा। हाँ, N12 अपॉन इमेज I है तो ये है B -1 अपॉन U मतलब V डैश, ऑब्जेक्ट वही है। अब N12 हमारा, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं N21 से, N21 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, गौर कीजिएगा, N21 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, N21 इंटू N12 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं N21 से, तो ये N21 इंटू N21 माइनस N21 अपॉन R2, इसमें N21 इंटू N12 1 हो गया, ये हो जाएगा आपका N21 अपॉन V डैश। ये अगर इक्वेशन सेकंड इसको कह रहे हैं, फर्स्ट इसको कह रहे थे। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, फर्स्ट को और सेकंड को, N21 अपॉन V डैश, N21 अपॉन V डैश, ये माइनस है ये प्लस है, कट जाएगा। तो 1 + 2 अगर हम करते हैं LHS में N21 -1 अपॉन R1 प्लस 1 माइनस N21 अपॉन R2 इक्वल्स टू, ये N21 बाई V डैश, N21 बाई V डैश कट जाएगा, 1 अपॉन V प्लस में है, 1 अपॉन U माइनस में है, ये आ जाएगा। इसमें से अगर N21 -1 कॉमन करेंगे तो ये 1 अपॉन R1 प्लस में रहेगा, लेकिन ये उल्टा है, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U। ठीक है, ओके, इसको थर्ड इक्वेशन कह लीजिए, और एक बात को देखिए, अगर U आपका इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज बनता है फोकस पर,
ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर तो इमेज बनता है इमेज पर, इफ तो रख दीजिए, तो ये 1/v तो 1/f हो गया, 1/∞ 0 हो जाएगा, इक्वल टू n21 -1 1/r1 - 1/r2, तो 1/f इक्वल टू n21 -1 1/r1 - 1/r2। यही है आपका लेंस मेकर फार्मूला। और इसको फोर्थ कह लीजिए और फोर्थ और थर्ड से कंपेयर कीजिए, तो फोर्थ एंड थर्ड से कंपेयर करेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u निकल करके चला आएगा। ये हो जाएगा आपका लेंस फार्मूला। तो ऊपर जो यहाँ फोर्थ नंबर आया है, ये है हमारा कौन सा, ये है लेंस मेकर फार्मूला। ये बनता है आपका लेंस मेकर फार्मूला और ये है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, इसको लेंस मेकर फार्मूला क्यों कहते हैं, ये अपन लोग जब एप्लीकेशन में जाएंगे तब हम आपको जस्टिफाई करके दिखाएंगे कि वो लेंस मेकर फार्मूला कैसे बन गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में गेट रेडी फॉर द एप्लीकेशन इमेज फॉर्मेशन, कुछ बातें हैं पावर ऑफ द लेंस वगैरह बता करके एप्लीकेशन कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद से एप्लीकेशन के लिए हम लोग तैयार रहे। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इवनिंग में बनाते हैं।